बार फिर से हम आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का सार्वभौमिकरण व्यवस्था। क्या है मित्रों? शिक्षा का सार्वभौमिकरण व्यवस्था क्या थी? तो भारतीय समाज पहले कई शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब क्या है, पहले उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे चीज़ें डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसा शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य पहले सीखेंगे, फिर हम इसको कालखंड में विभाजित करके जो है हम लोग शिक्षा का सार्वभौमिकरण या प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का अभिप्राय है जन जन को शिक्षित करना। कुल मिला के सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि हम प्रत्येक बच्चों को या प्रत्येक बालकों को या प्रत्येक जन को हम लोग किस तरीके से शिक्षित कर सकते हैं, इसका सीधा सा यही अभिप्राय है। ठीक है। तो जैसा कि भारतीय संविधान की धारा 45 में प्रत्येक राज्य को उत्तरदायित्व सौंपते हुए आकांक्षा व्यक्त की गई थी कि वे जन जन को शिक्षित बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य व्यवस्था करेंगे। ठीक है। यहाँ ये किस किस धारा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। धारा 45 या अनुच्छेद 45 में जो है प्रत्येक राज्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया था कि यानी प्रत्येक राज्य में सारे वर्ग के सारे लोग जो है शिक्षित होने चाहिए। ठीक है। और यह एक संवैधानिक निर्देश के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी और इसके उक्त संवैधानिक निर्देश के अनुपालन हेतु 2 अक्टूबर 1951, याद रखिएगा मित्रों, 2 अक्टूबर 1951 से ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु आज भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो वहाँ पे हम लोग भविष्यवाणी किए थे या जो प्रेडिक्शन उस समय हम लोग किए थे। देश के लगभग 35% यानी लगभग 35% लोग आज भी अशिक्षित या निरक्षर हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आज भी अशिक्षित होना शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता को अपरिहार्य बना देता है। ठीक है। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं, ग्रामीण अंचलों में ज़्यादातर देखने को प्राप्त होता है शहर की अपेक्षा, शहर की तुलना में गांवों में सबसे ज़्यादा निरक्षरता या अशिक्षा का जो है भाव देखने को मिलता है। क्योंकि शहर के लोग जागरूक होते हैं और वो शिक्षा के मेन धारा से जुड़ जाते हैं। तो अगर हम सार्वभौमिकरण के बारे में आगे हम बात करना चाहेंगे तो उसको हम 2 कालखंडों में विभाजित करेंगे। पहला कालखंड आपका होगा स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयास और स्वतंत्रता के पश्चात किए गए प्रयास। तो हम आपको मित्रों यहाँ पे यह बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं केवल स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयासों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। इसका हम अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम स्वतंत्रता के पश्चात किए गए प्रयास के बारे में उल्लेख क्रम वाइज हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग केवल और केवल स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले हम लोग गुलामी जीवन जी रहे थे या ब्रिटिश काल या अंग्रेजों मिशनरियों के जो है हम लोग गुलाम होते थे। वो लोग हम पर राज करते थे और हम उनके लिए काम करते थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस दशा में क्या स्थिति रही होगी भारतीय जीवन में भारत के बालकों का। ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम लोग जो है समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। अब स्वतंत्रता से पूर्व किए गए प्रयास, कौन कौन से प्रयास किए गए थे प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे है लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए अत्यल्प प्रयास किए गए थे। मतलब बहुत ही नगण्य प्रयास किया गया था ब्रिटिश शासन काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही कम प्रयास किए गए थे। प्रारंभिक प्रयास के रूप में मिशनरियों ने, प्रारंभिक प्रयास अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहला नाम मिशनरियों का आता है। ठीक है। और यह किस तरीके से प्रयास किए थे ये ध्यान देना है। मिशनरियों ने अपनी बस्ती के बालकों की शिक्षा का प्रबंध किया था, यानी अपने आसपास के जो पास पड़ोस के बच्चे थे उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था किया। लेकिन उसमें किया क्या, इस शिक्षा से ईसाई धर्म का प्रचार करना ही उनका मकसद था। केवल और केवल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उनका बेसिक मतलब था। ठीक है।
ये तो था मिशनरियों के द्वारा जितना भी प्रयास किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, फिर अपना ये कार्य चलता रहता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ जाती है। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1854 के घोषणा पत्र में, 1854 के घोषणा पत्र को हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया था, पहले सर्वसाधारण को शिक्षा का प्रबंध करने के दायित्व को स्वीकार किया गया तथा अनुदान प्रणाली की सिफारिश की गई। मतलब सबसे पहले अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब जो है प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया, तो आपको याद रखना होगा 1854 के वुड डिस्पैच या घोषणा पत्र में जो है इस बात को मेंशन किया गया था। उसके बाद 1859 में 1859 में स्टैनले के घोषणा पत्र, किसके, स्टैनले के घोषणा पत्र की सिफारिशों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाकर, ध्यान से समझिएगा मित्रों, कर लगाकर उसके विकास की चेष्टा की गई। जैसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किसके घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाकर विकास की चेष्टा की गई थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा सन 1859 में स्टैनले के घोषणा पत्र के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाकर उसके विकास की चेष्टा की गई थी। आगे बढ़ते हैं इसी कालखंड में, तो 1882 आता है। 1882 में क्या हुआ था कि भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के तहत प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं पर दे दिया गया। यह भी याद रखना होगा कि प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसके ऊपर दिया गया, स्थानीय संस्थाओं, जो छोटे छोटे संस्थाओं के रूप में चल रहे थे उनको सौंप दिया गया था कि आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षा का कार्यभार संभालें, उसका जो है खर्च का निर्वहन करें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के तहत प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के मत्थे मढ़ दिया गया था। इस तरह इस कालखंड में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा करके भारत की नई पौध के साथ खिलवाड़ किया गया था। कुल मिलाकर यहाँ यह हम कह सकते हैं कि 1882 तक ब्रिटिश सरकार ने कोई भी नियम, कानून, योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं किया, और उन्होंने इतना किया कि हाँ प्राथमिक शिक्षा आप दें, लेकिन जो वहाँ के छोटे छोटे संस्थाओं हैं उनको दे दिया कि इसका खर्च का निर्वहन आप स्वयं करें और अपना संचालन करें, ठीक। तो इस दशाओं से क्षुब्ध होकर अब देखिए हमारे भारतीय लोग जो है अब इसके बाद आना प्रारंभ करते हैं कि इस दशाओं से क्षुब्ध होकर बड़ौदा नरेश, याद रखिएगा बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सबसे पहले भारतीय जो है नरेश ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कदम बढ़ाया आगे, तो आपको याद रखना होगा बड़ौदा नरेश ने। और किस सन में, 1892 में, किस सन में, 1892 में कदम उठाया। और सन 1906 में उनके राज्य के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से लागू किसने कराया था, तो आपको याद रखना होगा बड़ौदा नरेश ने कराया था। किस सन में पूर्णतः लागू हो गया था, 1906 में लागू हो गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। फिर इसके आगे बात आती है तो उसमें आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत ज़्यादा काम किया है प्राथमिक शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, और यह 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा, एक वहाँ पे एक सभा चलती थी जिसका नाम था केंद्रीय धारा सभा, में एक विधेयक पेश किया। उन्होंने इससे रिलेटेड, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड एक विधेयक पेश किया जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, जिससे प्रेरित होकर मुंबई और फिर अन्य प्रांतों में ऐसे विधेयक पास किए गए। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने एक तटस्थ भूमिका निभाई थी प्राथमिक शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद सन 1921 में प्रांतों में स्वशासन व्यवस्था लागू होने के साथ ही प्राथमिक शिक्षा की दिशा में कार्य शुरू हुआ। अगर एक नियमित रूप में थोड़ा सा देखा जाए तो सन 1921 में जब स्वशासन व्यवस्था लागू की गई थी, उस समय प्राथमिक शिक्षा की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गए थे।
और यह सब कार्य तब हुआ जब गोखले या भारतीय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। फिर 1937 में कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र में भारी प्रयास किया। 1937 में श्री गांधी जी ने भी वर्धा शिक्षा योजना या वर्धा सम्मेलन के रूप में अपना अभिभाषण दिया था, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए एक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने गुजारिश की थी। ठीक है। फलतः स्वतंत्रता मिलने तक देश के 229 नगरों और 1017 ग्रामों, 1404 केंद्र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध बेड़े में शामिल हो चुके थे। यानी इतना प्रयास करने के बाद स्वतंत्रता मिलने तक देश के 229 नगरों में और 1017 ग्रामों में 1404 केंद्र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध बेड़े में शामिल हो चुके थे। ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और इसी के साथ सन 1947 तक 6 से 11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का 31.3 भाग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कहने का मतलब इतना सब प्रयास करने के बाद 100% में से कितने प्रतिशत? 31.3 भाग ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बाकी जो भी बच रहे थे 69% लोग वह अभी अशिक्षित के दायरे में ही कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से यह हमारा यहाँ का आज का टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का किस तरीके से समावेश हुआ था स्वतंत्रता के पहले। अब अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या कब कब शिक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई जिससे प्राथमिक स्तर आगे की ओर क्रियान्वित हुआ। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।